15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया था। लंबी सिविल वॉर के बाद जब अफगानिस्तान पर तालिबान के शासन की शुरुआत हुई थी, तब दुनिया हिल गई थी, क्योंकि ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। और अब दुनिया के इतिहास में एक तारीख और लिखी जानी है, और वो है सीरिया में बशर अल असद के अंत और नई सत्ता की उदय की तारीख। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बशर अल असद ने सीरिया छोड़ दिया है और वो अपने पूरे परिवार के साथ रूस में है। ठीक उसी तरह जैसे बांग्लादेश में जब आग लगी थी तो शेख हसीना ने इंडिया में शरण ली थी। लेकिन अगर सीरिया की बात करूं तो सीरिया की राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया, यानी अब वहां पर भी अब एक नया एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। अगर आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हो तो जान लो कि आपकी जेब पर इसका असर होने वाला है। और इस वीडियो में आपको वही मैं बताने वाला हूँ कि आखिर ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इससे बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। 8 दिसंबर यानी संडे की सुबह सीरिया की राजधानी दमिश्क पर 11 दिनों से लड़ रहे रिबेलियस ग्रुप्स का कब्जा हो गया। इसके बाद दोपहर तक खबर आई कि राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि परिवार के साथ असद रूस की कैपिटल मॉस्को तक पहुंच गए हैं। तो जहां हफ्ते भर पहले तक देश के एक बड़े हिस्से पर अल असद सरकार का कंट्रोल था, फिर अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। सीरिया की मौजूदा तस्वीर के बनने की शुरुआत 2011 में हुई। 13 साल पहले अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया में प्रेसिडेंट बशर अल असद के खिलाफ एक पीसफुल प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू हुआ, लेकिन वो देखते ही देखते एक सिविल वॉर में तब्दील हो गया, जिसने न सिर्फ सीरिया को तबाह किया बल्कि इसे बाहरी ताकतों के लिए भी जंग का मैदान बना दिया, जैसे ईरान और रूस। तब से लेकर अब तक इस जंग में 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें से लगभग 50 लाख लोग अब या तो रिफ्यूजीज हैं या फिर वो विदेश में जाना चाह रहे हैं। विरोध करने वालों का मानना था कि प्रेसिडेंट बशर अल असद माइनॉरिटी वाली अलावी कम्युनिटी के लिए बायस्ड रहे हैं। दरअसल अलावी से जुड़े लोगों और रिश्तेदारों की सरकार और सरकारी नौकरियों में भरमार थी, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन को नागवार थी। अब जो लोग इनके खिलाफ सड़कों पर आए थे, असद ने उन तमाम लोगों पर कड़ी कार्रवाई की। बस फिर क्या था, यहाँ से सीरिया में सिविल वॉर की आग भड़क उठी। इस सिविल वॉर में सीरियाई सरकार, कई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समेत अमेरिका, ईरान और रूस जैसे देश भी शामिल थे। अब जब भी सिविल वॉर में कई ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं, जैसे तालिबान 1 के टाइम पर हुआ था, तब बाहर के लोगों को अचानक से बड़ा इंटरेस्ट आने लग जाता है। जैसे तालिबान 1 को हटाने के लिए अमेरिका आगे आया था, वैसे ही रशिया ने असद की मदद की और इस सिविल वॉर को पलटने में एक बड़े भाई वाला रोल निभाया। रूसी सेना की मदद से असद ने अपनी साख को मजबूत किया, लेकिन वक्त गुजरा और इन तमाम छोटे छोटे ग्रुप्स ने खुद को बड़ा किया और इंतजार किया वक्त के बदलने का। इसके बाद अब तारीख आती है 27 नवंबर 2024। इस तारीख को सीरिया में इस्लामी विद्रोहियों और सीरियाई सेना के बीच झड़पें शुरू होती हैं। इसके बाद 1 दिसंबर को रिबेलियंस ने सीरिया के नॉर्थ के शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया था। अलेप्पो पर कब्जे के 4 दिन बाद रिबेलियस ग्रुप्स ने एक और बड़े शहर हमा पर भी कब्जा कर लिया। नॉर्थ में अलेप्पो, सेंट्रल सीरिया में हमा और ईस्ट में डेर अल जोर पर कब्जा करने के अलावा इन रिबेलियंस ने कहा कि उन्होंने साउथ कुनेत्रा, दारा और स्वेडा पर कब्जा कर लिया है। रिबेलियंस ने लगभग पूरे साउथ वेस्ट में अपना कंट्रोल बढ़ा लिया और कहा कि उन्होंने दमिश्क से जॉर्डन तक जाने वाले मेन हाईवे और सनमायन शहर पर भी कब्जा कर लिया है। बता दें कि दारा वही शहर है जहां से 2011 में सीरिया में क्रांति की नींव रखी गई थी और उस पर वापस कब्जा करने के बाद उसी क्रांति में जोश और ज्यादा आ गया। कुल मिलाकर धीरे धीरे रिबेलियस ग्रुप्स ने हमला तेज कर दिया और पिछले एक हफ्ते में इन रिबेलियस ग्रुप्स ने सीरिया की कैपिटल दमिश्क समेत 5 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 8 दिसंबर को सीरियाई सेना ने राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है और इसी के साथ ही असद परिवार का 54 सालों का लंबा शासन भी खत्म हो गया। असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई पीएम मोहम्मद काजी अल जलाली ने इन रिबेलियस ग्रुप्स को सत्ता सौंपने का प्रपोजल दिया। जलाली ने एक वीडियो में कहा कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं सीरियन रिबेलियंस ने प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जे के बाद एक बयान जारी किया। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इस बयान में कहा गया कि पूरी ताकत के साथ एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए पावर ट्रांसफर का काम जारी है। ये एक महान सीरियन रेवोल्यूशन असद के शासन को उखाड़ फेंकने के कॉन्फ्लिक्ट और रिवॉल्ट से आगे बढ़ गई है। अब ऐसे सीरिया का निर्माण होगा जिसके लिए लोगों ने कुर्बानी दी है। बशर अल असद के कैपिटल से गायब होने के बाद रिबेलियस ग्रुप्स के ऑर्गेनाइजेशन सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ ने भी एक बयान जारी किया है। बताया जाता है कि एसडीएफ का सपोर्ट अमेरिका करता है। एसडीएफ ने अपने बयान में कहा कि ये जुल्म के अंत का एक ऐतिहासिक पल है।
ये महान उपलब्धि लंबे वक्त तक दमन होने के बावजूद आजादी, इज्जत और समानता की ओर बढ़ने का संकेत है। शहीदों के खून, कैदियों के दर्द ने आजादी के लिए एक सीधा रास्ता तैयार किया है। अब आप सोच रहे होंगे ये एसटीएफ है कौन? तो सीरिया की मौजूद उठापटक के पीछे 3 अहम किरदार हैं, जिसमें प्रेसिडेंट अल असद, हयात तहरीर अल शाम यानी HTS और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी SDF शामिल हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि सीरिया की इस पलट चुकी सत्ता के राष्ट्रपति हुआ करते थे बशर अल असद। सीरिया में दरअसल 1970 के तख्ता पलट के बाद असद के परिवार ने ही सीरिया की कमान संभाली हुई थी। शुरू में बशर अल असद को अपने पिता की विरासत संभालने में ना तो कोई दिलचस्पी थी और ना ही उन्हें इसके लिए तैयार किया गया था, लेकिन बड़े भाई बासेल की मौत के बाद उन्हें इस राह पर चलना ही पड़ा। दरअसल बात साल 1994 के शुरुआती दिनों की है, जब बशर लंदन में ऑफ्थल्मोलॉजी पढ़ रहे थे और दमिश्क के पास उनके बड़े भाई की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद छोटे भाई को सत्ता सौंपने की तैयारी शुरू कर दी गई। फिर 2000 में अल असद सत्ता में आए। असद एक अलावी हैं, जो कि शिया इस्लाम की एक कम्युनिटी है। देखा जाए तो असद के शासन और नीतियों को लेकर जनता में काफी गुस्सा रहा है, जिसका नतीजा ही आज की तारीख का इतिहास लिखा जाना है। अब बशर अल असद के साथ एक दिक्कत और भी रही है, और वो है कि उनका परिवार। दरअसल असद परिवार किसी पॉलिटिकल प्रोसेस या इलेक्शन के जरिए सत्ता में नहीं आया था। उन्होंने तख्ता पलट के बाद देश की कमान संभाली थी। करीब 50 साल से ज्यादा समय तक असद परिवार ने सीरिया में शासन किया, लेकिन असद परिवार अलावी शिया मुस्लिम है, जिनकी सीरिया में महज 10% आबादी है। वहीं 70 से 80% आबादी सुन्नी मुस्लिम है। ऐसे में इतने लंबे समय तक मेजॉरिटी पॉपुलेशन पर एक माइनॉरिटी का रूल करना और पावर में रहना एक टेंशन की बात बन गई थी। वही बात करें दूसरे किरदार की, तो वो है HTS। नॉर्दर्न सीरिया में सुन्नी मुस्लिमों का एक ग्रुप है जिसका नाम है हयात तहरीर अल शाम यानी HTS। ये अलकायदा से ही अलग होकर बना है। इससे पहले ये अल नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था। अमेरिका समेत कई वेस्टर्न देश इसे टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। इसका मकसद सीरिया में इस्लामिक शासन स्थापित करना है। इसके मुखिया अबू मोहम्मद अल जोलानी का कहना है कि उनका प्राइमरी टारगेट सीरिया को दमनकारी शासन से आजाद कराना है। वैसे आपको ये भी बता दूं कि ये अबू मोहम्मद अल जुलानी कौन है। देखिए, अबू मोहम्मद अल जुलानी का जन्म सऊदी अरब में हुआ था। बाद में वो सीरिया की राजधानी दमिश्क आ गया। उससे पहले जुलानी के दादा गोलान हाइट्स में रहते थे। गोलान हाइट्स सीरिया में एक इलाका है जिस पर 5 जून 1967 को इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया था। 1967 के अरब इजराइल वॉर के दौरान जुलानी के दादा वहां से चले गए। जुलानी एक ऐसा इंसान था जो बचपन से ही कॉन्फ्लिक्ट्स और जंग देखते हुए बड़ा हुआ था। जब 2003 में अमेरिका ने इराक में अपनी सेना उतारी, उस समय जुलानी बगदाद चला गया और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने लगा। और फिर 2013 में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया। सीरिया में दरअसल सिविल वॉर के दौरान इस्लामिक स्टेट पनपा। 2013-14 के दौरान ISI चीफ अबू बकर अल बगदादी ने अल जुलानी को इराक से सीरिया भेजा इस्लामिक स्टेट की ब्रांच बनाने के लिए, जिसे जबात अल नुसरा फ्रंट का नाम दिया गया। इस ग्रुप का टारगेट था 2011 में भड़के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बशर अल असद की सेना से लड़ाई। अल जुलानी बगदादी का लेफ्टिनेंट था। इसी बीच जुलानी और बगदादी के बीच मतभेद हुए और जुलानी ने अपने संगठन को पड़ोसी मुल्क इराक में अलकायदा का एक आजाद फ्रंट बना दिया। 2016 में संगठन का नाम बदला और नया नाम रखा जबहत फतह अल शाम, जबकि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक साल 2017 में कई इसमें ऐड हुए और इस ग्रुप का नाम हयात तहरीर अल शाम यानी HTS हो गया। अब आते हैं सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस पर यानी SDF पर। ये अलग देश की मांग करने वाला कुर्दिश रिबेलियन ग्रुप है। जी हाँ, 1923 में हुई लोहजान ट्रीटी में मिडिल ईस्ट में रहने वाले कुर्द लोगों के इलाके को तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया में बांट दिया गया था। इनका कल्चर और भाषा अलग है और इन इलाकों में ये माइनॉरिटी बन गए थे। इन्हें अमेरिका का साथ मिलता रहता है। इसकी मौजूदगी ज्यादातर सीरिया के नॉर्थ ईस्ट इलाकों में है। इसके अलावा तुर्की, रूस, अमेरिका, ईरान, हिजबुल्लाह और इजराइल जैसे विदेशी ताकतें किसी न किसी तरह इसमें शामिल हैं। अब एक सवाल आता है कि आखिर देश का प्रेसिडेंट देश कैसे छोड़ सकता है। दरअसल बीते कुछ सालों से असद सीरिया में काफी अनपॉपुलर हो गए थे। साथ ही सीरियाई सेना के ज्यादातर सैनिक असद के लिए नहीं लड़ना चाहते थे और तो और असद को सत्ता में बना रहने के लिए रूसी और ईरानी मिलिट्री का सपोर्ट लेना पड़ता था। जानकारों का मानना है कि यूक्रेन के साथ जंग में रूस उलझा हुआ है
वहीं ईरान और उसके लेबनानी साथी हिजबुल्लाह को इजरायली हमलों से नुकसान पहुंचा है। ऐसे में रूस और ईरान लड़खड़ाती सीरियाई सेना की मदद के लिए आगे नहीं आ सके। वहीं हमले के दौरान सेना और पुलिस के अधिकारी और जवान अपनी चौकियां और हथियार छोड़कर भागने लगे थे। विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क तक पर कब्जा कर लिया था। साथ ही सीरिया में बढ़ती महंगाई और कमजोर इकोनॉमी ने सरकार को और कमजोर कर दिया था। ऐसे हालातों में असद को देश छोड़ना पड़ा। अब आखिर में सवाल आता है कि सीरिया के इन हालातों से इंडिया पर क्या असर होने वाला है। देखिए, ORF में रिसर्चर कबीर की रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल इंडिया पर सीरिया के मौजूद हालात का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन दो चीजें हैं इंडिया पर इम्पैक्ट डालेंगी। उनका कहना है कि सीरिया के साथ ना तो हमारा कोई खास ट्रेड है और ना ही कोई खास इन्वेस्टमेंट, लेकिन ग्लोबल सिक्योरिटी के मोर्चे पर यह अच्छी खबर नहीं है। अफगानिस्तान के बाद यह दूसरा देश है जहां एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने तख्ता पलट किया है। दरअसल असद के भारत के साथ अच्छे रिश्ते थे, साथ ही कश्मीर के मुद्दे पर उनका रुख काफी नॉर्मल ही था। लेकिन अगर HTS सीरिया की सत्ता में आता है तो इंडिया के साथ रिश्तों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही सीरिया में ऑयल रिजर्व भी दुनिया की तेल की कीमतों पर एक बड़ा इफेक्ट डालता है। अब एक बार आपको ये भी बता देता हूँ कि आगे क्या हो सकता है। जब ये वीडियो बन रही है तब तक सीरिया पर सिर्फ कब्जा हुआ है, अभी कोई भी या फिर यूं कहें कि किसी भी तरह की गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई है। HTS के चीफ अबू मोहम्मद अल जुलानी ने एक ट्रांसलेशनल अथॉरिटी बनाने का ऐलान जरूर किया है। वहीं सीरियाई PM अल जलाली को तमाम सरकारी संस्थाओं का कार्यवाहक नियुक्त किया गया है। एक बयान में अल जलाली ने जनता की ओर से चुने गए किसी भी नेता को सपोर्ट करने की बात कही है। अच्छा, कई बार दिक्कत ये भी होती है कि जब कई ग्रुप्स मिलकर किसी देश का तख्ता पलट करते हैं तो आखिर में सबसे बड़ी पावर को लेकर कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ सीरियाई पॉलिटिक्स को लेकर अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। करीब 54 साल शासन कर असद परिवार ने ओपोजिशन को बनने नहीं दिया। या तो विरोधी नेताओं को जेल भेज दिया गया या फिर सीरिया से ही बाहर निकाल दिया गया। ऐसे में अल जुलानी जैसे लोगों को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि PM जलाली ने इलेक्शन करवाने की बात जरूर कही है। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? क्या इस वक्त सीरिया में इलेक्शन कराए जा सकते हैं? क्या इस वक्त जो इलेक्शन होंगे वो फ्री एंड फेयर होंगे? और अगर इलेक्शन नहीं तो फिर किस तरह से सीरिया में एक नया एडमिनिस्ट्रेशन लाया जा सकता है? आप आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।